अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। अयाज सादिक की गिरफ्तारी की सूरत में राना सनाउल्लाह ने सारे राज अफशा करने की धमकी दे दी है। इतना ना उकसाओ कि कोई और ऐसी बात हो जाए। अयाज सादिक ने भी वार्निंग दी है। पार्लियामेंट में बयान के बाद अयाज सादिक में झुकाव के बजाय अकड़ाव आ गया है और ऑपोजिशन ने पीडीएम का लाहौर वाला जलसा हुकूमत के लिए रेफरेंडम करार दे दिया है। और विफाकी काबीना का इजलास, जिसमें इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए 3 माह में इस्लाहात लाने के लिए डेडलाइन दी है। और डॉक्टर इशरत हुसैन की भी इदारों में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग सामने आई है और शहरी लॉबी किसानों के मफादात के आड़े आ गई है। विफाकी हुकूमत ने गंदम इमदादी कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जबकि सिंध इसमें बाजी ले गया। और इमरान खान के विफाकी वज़रा फखर इमाम और खुसरो बख्तियार से भी अहम सवालात सामने आए हैं। काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कौन बनेगा अमरीकी सदर। 77 साला जो बाइडेन और 74 साला डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है। और इंतखाबी जायजों की अगर बात की जाए तो उसमें जो बाइडेन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन के बाद मुतवक्के हंगामों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में कारोबारी हजरात ने अपनी दुकानों को महफूज करने के लिए बंद कर दिया है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे नाजरीन, सेनेट प्लानिंग कमेटी ने बिजली के बिलों पर नीलम और जहलम सरचार्ज खत्म करने की सिफारिश कर दी है। और सेनेटर उस्मान काकड़ ने मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट पर सवालात उठाए हैं। प्लानिंग कमेटी की एक्सक्लूसिव कहानी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कह रहे हैं कि अगर अयाज सादिक के ऊपर गद्दारी के मुकदमे की अगर बात की तो मैं बतौर उस इजलास जो हुआ था उसके गवाह के बतौर मैं तमाम जो और राज हैं वो अवाम के सामने बयान कर दूंगा। अब आपको क्या लग रहा है, अयाज सादिक जो पहले अपने बयान को डिफेंड कर रहे थे और उसके बाद अब वो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं, अब सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? ये एक रोज़ाना की नून लीग की तरफ से शुरली छेड़नी होती है, जिसका बुनियादी मकसद जो है ना, वो जो जुबैर साहब की नाकाम मीटिंग जो हुई थी ना, उधर उनको है कि किस्म का प्रेशर कह लें, ब्लैकमेलिंग कह लें, जो तर्रा कह लें, जो भी कह लें जो है, तो वो ये डेली है। अब सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब वो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर मैं राज अफशां कर दूंगा। इससे पहले अयाज सादिक साहब भी कह चुके हैं कि मेरे पास और राज बड़े ज़्यादा हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी भी रोज़ ये इशारे देते रहते हैं कि हमारे पास, हमें मजबूर ना करें। मेरी दरख्वास्त है कि एक दफ़ा जो जिसने कहना है ना वो कह ले। पीछे रह क्या गया है? सिर्फ मैं समझता हूँ एक ही राज रह गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर बम कहाँ रह गए हैं, वो भी खुलेआम बयान कर ही दें, पीछे कुछ रह नहीं गया। एक आध राज अभी रहता है वैसे। नहीं, राज क्या होता है? राज ये होता है कि जनाब हम फलानी मीटिंग में, मैं बताता हूँ ना, जो ये जो सारे इसके पीछे साइंस क्या है, ये राज अफशा करने की जो अभी तक जो पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि जी हमारे साथ फलानी मीटिंग के अंदर उन्होंने फलानी बात की थी और हमने कौमी मफाद में हम खामोश रहे उस वक्त, मगर अब बताते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पहला ये कि जनाब आप जब उस मीटिंग में बैठे हुए थे और जब आप अरबाब इख्तियार थे तो उस वक्त क्यों नहीं ये काम किए गए? अब जब ये आप फारिग हो जाते हैं, और ये हमेशा से ऐसे ही रहा है कि जब आप हुकूमतों से निकल जाते हैं या आप जलावतन हो जाते हैं तो आपको एकदम याद आ जाता है। मैं समझता हूँ कि इंसान का इम्तिहान ये है कि वाइल द गवर्नमेंट, जब वहाँ बैठे हुए थे तो आप कितने गट्सी थे और आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की? और वो जिस तरह वो क्रिश्चियन शादी के अंदर वो चर्च में कहा जाता है ना, यू मे नाउ स्पीक और होल्ड योर साइलेंस फॉर एवर, अब बोलो वरना आइंदा के लिए जो है ना कभी ना बोलना कि जो है जो एतराज़ शादी पे अभी कर लो। तो जो एतराज़ात थे तो वो उस वक्त बयान करने थे। अब ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बम का वो क्रेडिट ज़ाहिर है भुट्टो साहब का भी है, ज़िया साहब का भी है, बीबी साहबा का भी है। 30 साल के अंदर एक प्रोसेस हुआ है, तो वो जी हमने न्यूक्लियर बम के तख्लीक कार जो है ना वो नवाज शरीफ साहब है।
मुझे याद पड़ता है कि वो जो आखिरी दावा ना कर दें, इत्तेफाक फाउंड्री में बनाया गया था। इत्तेफाक फाउंड्री में अब तो लगता है बना, एग्जैक्टली यही लगता है। तो वो मुझे जो आखिरी मीटिंग याद है जो सहाफ़ियों से, सीनियर एडिटर से की गई थी कंसल्ट करने के लिए, वो मजीद निज़ामी साहब का काफ़ी सारे गवाह मौजूद है। वो जुगनू मोहसिन जो है ना, उनको बड़ा कमाल है, वो ज़रा मिमिक बड़ा अच्छा कर लेती हैं, बेहतरीन तरीके से सुनाती हैं। तो उनका वो जो फेमस वो था कि निज़ामी साहब ने जब देखा ना कि नवाज शरीफ साहब की भी टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब आप बम फाड़ें वरना हम आपका बम फाड़ देंगे। नहीं, बल्कि एग्जैक्ट लफ्ज़ से, नहीं तो कौम आपका बम फाड़ कौम देगी। आपका बम फाड़ देगी जो है ना। तो ये आज तक डिनाई नहीं हुए। तो उसके बाद वो उनका थोड़ा सा पसीना और वो टांगें जो है ना सुना कंट्रोल में की गई हैं। तो अपना भी है। फिर अगेन कारगिल के अंदर जब हो गया, उस वक्त नहीं हुआ, बाद में कहते हैं हो देखा इन्होंने मुझे बताया नहीं था। उसके बाद ये जो भी कंट्रोवर्सी आती है, डॉन लीग्स में जब मौके पे थे उस वक्त घुटने टेक दिए, उस वक्त टांगे कांप जाती हैं, पसीना आ जाता है कि जी अपने 2 वजीर भी निकाल दिए, एडवाइजर साहब भी, फातमी साहब को भी निकाल दिया और वो सारी तफ्तीश करवा के बेचारा राव तहसीन मारा गया, राव तहसीन भी मारा गया और वो बेचारे वो सिरिल को भी बुलाया हुआ, तो फलाने को भी बुलाया हुआ है, ISI को बीच में डाल के जो है ना, जवाद हमारा यार बेचारा, सारे वो 25-40 लोग, 50 लोग बुलाए गए और उसके बाद वो भी कर दिए, हुकूमत में थे। बाद में वो ख्याल अब आ रहा है कि वो डाउन लीग्स का भी हम बताएंगे, फलाना भी बताएंगे। तो वो एक बड़ी लिस्ट है। तो मैं कहता हूं कि वो उस वक्त, दूसरा बात यह है कि मैं सोचता हूं पाकिस्तान का मतलब क्या रह गया है। पाकिस्तान की सारी अशराफिया, सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिशियन, बाबू, सारी तो बाहर है। कोई भी हमारा यहाँ पे जो है ना, बेताशा जरदारी साहब, बीबी, नवाज शरीफ हमेशा ही जलावतन रहे हुए हैं। तो जब दूसरे मुल्कों के मरोने मिन्नत होते हैं तो उनके मफादत का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर हमारे इसी तरह ही ब्यूरोक्रेसी का, सारी कनाडा, लंदन, वहाँ पे सिविल मिलिट्री बैठी हुई है, हज़ारों बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे चीफ्स जो हैं वो मुशर्रफ साहब, वो कभी इस गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कभी इस गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और भी कई लोग हैं जो कि 3 स्टार 4 स्टार जो हैं वो इस गवर्नमेंट की नौकरियां कर रहे हैं। वो क्या रह गया कि आजकल की दुनिया में वो कहते हैं कोई राज रह नहीं गया। वकास साहब कह रहे हैं एक आधा राज है, ये कोई नया बम फाड़ना चाहते हैं। पर मेरा ये है कि पहली बात कि ये खुदा के लिए राना साहब मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप और या सादिक जिसने एक दफा जो राज अफशा करने ना वो कर दें, इंतजार ना करें। इतना बोझ लेके आप पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, हमारी नींदें ना उड़ाएं और प्लीज बता दें। दूसरा मेरा ख्याल है आपको ज्यादा टेंशन शुरू हो गई है। हमें टेंशन जो देते हैं, पूरी कौम को टेंशन देते हैं, वो जाहिर है वो ऐसी चीज होती है जिससे कि वो बेसिकली फौज के इदारे को वो एम्बेरस करना चाहते हैं। और कोई अभी तक पैटर्न तो एक ही है ना कि जो ऐसी चीज ढूंढे, ऐसी वीकनेस ढूंढे जिससे जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ हो, नाम ले के क़यादत के नाम ले के वो उन्होंने करने होते हैं। तो मैं कह रहा था आप हमेशा कहते हो ना इंडिया के हवाले से कि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है ना, आप कहते हैं हमारा बड़ा ये मैच्योर होना चाहिए, आपके ना मखसूस अल्फाज मैयड होना चाहिए, आराम से करना चाहिए, अपने टाइम पे हम करेंगे, आप अक्सर कहते होते हैं। तो भाई साहब राना साहब और वो अयाज सादिक साहब भी अपने टाइम पे राज बताएंगे, आपके कहने पे नहीं बताएंगे, जब उनको सूट करेगा। मुझे ये है कि पाकिस्तान में ये 2-4 जुमलों से मैं तंग आ गया हूँ, बचपन से लेके आज तक। जैसे आज हालात खराब हैं ऐसे कभी नहीं थे। ये बचपन से लेके ना मैं तंग आ गया हूँ कि हमेशा ही खराब ही रहे। दूसरा ये वाला है कि हमारे पास ऐसे अहम राज हैं कि अगर बता दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी लाइफ को इजी कर दें, जो करना है कर लिया जाए। अब दूसरा इशू जो आज उसकी आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, मैं मुझे उसकी मूवी याद आ रही है, उसकी टॉम क्रूज की बड़ी खूबसूरत फिल्म है फ्यू गुड मैन। वो उसको कहता है माय सन यू कांट हैंडल द ट्रूथ। तो आमिर साहब सामने आई वांट द ट्रूथ, तो आप वही कह रहे हैं बार बार के जनाब के मुझे सीक्रेट चाहिए, तो वो कह रहे हैं यू कांट हैंडल द सीक्रेट्स। बहरहाल लेट्स सी। तो दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा एक क्लेम आया, उन्होंने कहा जी वो लाहौर का जो है जलसा, और 10 लाख हम बंदा कटेंगे और वो फिर रेफरेंडम होगा और फिर जो है 10 लाख बंदा इस्लामाबाद की तरफ जो आएगा। तो जलसे सारी अभी तक बड़े हुए हैं, मगर वो जो एक स्केयर होता है ना एक इस तरह के जलसों का और इस तरह की रैलीज का कि यहाँ हुकूमत चली जाएगी या क़यामत आ जाएगी, वो टूट गया है। एक जलसा होता है
कोयटा का इश्यूज भी सबसे ज़्यादा डर था, वो भी हो गया। अब 1 महीने बाद जाके सुना कोई पेशावर में होगा, फिर लाहौर में होगा, तो वो जो टेम्पो होता है ना पॉलिटिकल, वो बीच में टूट गया है। वो सिर्फ इस तरह के बयानात के ज़रिए वो टेम्पो बना रहे हैं, रोज़ की एक कदी तकरीबी या बगावती किस्म का बयान दे देते हैं जो बुनियादी तौर पर उस पर, तो उससे ये है कि बल्कि मतलब हम ये कहते हैं कि उससे जो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये इनकलाब देख लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी यहाँ तब्दीली होती है। मैं देखना चाहूँगा, तो क्योंकि वो ये तो बिल्कुल इनकलाब है, ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है, मगर आज तक हुआ नहीं। और इससे फिर ये जो कहना कि हम विल बी वेरी सरप्राइज, फिर ये क्योंकि मुस्लिम लीग है और वो पुराने लोग हैं, तो अभी देख रहे हैं काफ़ी सारे जो है इक्का दुक्का राना साहब हल्का सा बोले हैं या सादिक साहब बोले हैं, मगर ओवरऑल की आदत उस तरह के बयानात नहीं आ रहे। दूसरा ये कि मैं सोचता हूँ कि एक रेफरेंडम तो पीटीआई गवर्नमेंट का वो होने जा रहा है थोड़ा सा बहुत बड़ा, कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हार जाती है पीटीआई, अगर नहीं जीतती तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान का एक पैटर्न है कि वहाँ जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है हमेशा वहाँ पे वो उनकी इलेक्शन जीतते हैं, वही लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो ये पहली दफ़ा होगा कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी जीत गए थे, नून लीग के दौर में नून लीग जीत गई थी, तो असूली तौर पर जो है ना पीटीआई को जीतना चाहिए। तो ये एक वहाँ पे ज़रूर इम्पॉर्टेंट एक होगा कि देखेंगे वहाँ, क्योंकि बिलावल साहब ने बहुत अच्छी कन्विंसिंग की है मस से कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, सो एक अपसेट होगा। मगर उससे पहले लास्ट में ये कह दूँ कि मुझे अब ये जो सारी तकरीरें हैं और धमकियाँ हैं कि जलसे निकालेंगे या वो है, मगर द सेम टाइम एक डेवलपमेंट जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने भी जिक्र किया है कि जी 120 अदालतें जो बनाई जा रही हैं ये हमारे लिए ही बनाई जा रही हैं। ये याद रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना, ये उनका इनिशिएटिव है कि इसको ताकि फास्ट किया जाए, ये स्लो प्रोसेस नहीं है। और एक तरफ वो राना सनाउल्लाह चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि सुओ मोटो हमारे केसेस को निपटाएं, और एक तरफ कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो फैसला कर लें कि चीफ जस्टिस साहब को भी धमकी देनी है या आपने तरला करना है, तो क्योंकि इसमें मिक्स्ड कंफ्यूजिंग सिग्नल है। मगर मैं ये समझता हूं कि उनकी पहली इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई है चीफ जस्टिस साहब की कि साहब अदालत के अंदर जो है वो डे टू डे हियरिंग की जाए। एग्जिस्टिंग की 120 अदालतें तो बाद में बनेगी ना, अभी डे टू डे शुरू हो जानी चाहिए। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आई थी उसके अंदर डेट नहीं थी कि फौरी तौर पे उसका इतलाक हो चुका हुआ है, तो महीने के अंदर उसूली तौर पे जो काफ़ी सारे केसेस हैं, जो कि मरियम बीबी भाई फॉर एग्जांपल ब्रदर्स जो चौधरी शुगर मिल है उसका केस है, तो कोई सभी के केसेस हैं। तो अगर महीने के अंदर ये जलसों से पहले मैं सोचता हूँ कि अगर फैसले आ गए और कुछ अगर खिलाफ आ गए तो फिर पता नहीं क्या है कि लीडरशिप के बगैर ये 10-10 लाख के बंदे इकट्ठे करना कैसे होगा। ये क्लास साहब से मैं जवाब ये भी। और एक वो जो राज की बात कर रहा साहब, वो कौन सा राज है? ये जो लोग हैं ना जो धमकियां दे रहे हैं, ये पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में आमिर साहब, ये आजकल से नहीं है, हमारे शायद जर्नलिज्म में आने से पहले की सियासत कर रहे हैं। इन्हें पूरा अपनी टाइमिंग का, अपनी चीज़ों का, अपने ऑप्शन को पूरा एग्जॉस्ट करके उसके बाद ही ये कोई बात करते हैं। ये कोई इनकी जज्बाती बात या उस तरह की बात नहीं होती। आप कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा राज अभी इनका रह गया है। एक तो इन्हें पता है, वो कह रहे हैं डाई हैज बीन कॉस्ट, जो उसका इंग्लिश का मुहावरा, उन्हें पता है कि इस वक्त हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं रहे, अनईजीनेस उन्हें नजर, वो रीड कर रहे हैं इसको। ये नहीं कि बच्चे नहीं है, उन्हें सारा पता है, 3 दफ़ा वो भी हुकूमत में गुजार के गए। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब ये मेरी तरह वो भी थोड़ा सा अपनी कोई उनको गुफ्तगू कह देता हूँ मैं, उनको कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आन एयर उन्होंने कही हैं कि जो एक उस अंधे को भी समझ आ जाए या बहरे को भी समझ आ जाएगा, कोई इशारों में समझा दे कि हजूर इनके तल्लुकात जो है थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, और हमेशा पोजीशन इसका फ़ायदा उठाती है। आप जो टीवी पे बैठ के ये कहेंगे कि आर्मी चीफ को मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी अपोजिशन से, और वही वाली बात उस वक्त नहीं रोका जब अपोजिशन
अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे, उस वक्त नहीं रोका उन्होंने। इमरान खान के नोटिस में था वो तो ये कह रहे हैं ना, मुझे पता था, आप उसे रोक देते कि भाई साहब मैं इस वक्त ये मुल्क का मैं CEO हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो आप ये मुलाकातें मत करें। उन्होंने जिस तरह ओपनली कहा है और अपने ही उन्होंने चीफ को जिस तरह की उन्होंने उसमें गलतियां निकाली है कि गलती थी बहुत बड़ा, और आपको अगर याद हो तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था साबिर शाकिर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, तो उसमें उन्होंने पूछा IG अगवा हुआ था वहाँ कराची में, आप उस पर क्या कहते? तो खान साहब ने बड़ा इंतहाई कॉमिक किस्म का कहका लगाया, उन्होंने बिल्कुल उसको कहा कि ये तो कॉमेडी शो था। अब ये मैसेज क्या जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है तो वो उसको बिलावल को वो फोन कर रहे हैं, वो सीरियस ले रहे हैं कि बड़ा सीरियस इशू है, इट्स अ डैम सीरियस इशू कि अगर आपका IG की वो हो रहा है, आपका अगवा हो रहा है, तौर पे अगवा हो रहा है, तो वो फोन कर रहे हैं बिलावल को, वो उसको सीरियस ले रहे हैं, कमेटी बन गई और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये तो कॉमेडी थी। ये सिग्नल आप किसको दे रहे हैं? आप ये सिग्नल अपोजिशन को जा रहे हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से समझे, उनसे बेहतर कौन जानता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है हाँ, जब खराब होते तो क्यों होते हैं, उसके नतायज क्या निकलते हैं। जनाब मुशर्रफ के साथ ये कुछ हुए, इनके मसले हुए, इनके आपको याद होगा उससे पहले हुए थे, उस वक्त माजी में भी होते हैं। सो नवाज शरीफ कैंप को तो सबसे बेहतर पता है कि कब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है खराब हो जाते हैं। हाँ, वो अक्लमंद थे, वो इन बातों को आने यार नहीं कहते। इमरान खान साहब की क्योंकि पहली हुकूमत है, इनके एडवाइजर बेचारे डरते हैं, खुशामद के अलावा कोई लफ्ज नहीं कह सकते इनके, सीख रहे हैं उसमें दरबार में बस सीखते रहे ना, अपना नुकसान कर रहे हैं। अपोजिशन इसलिए तो खड़ी हो गई। राना सनाउल्लाह अगर इनको थ्रेट कर रहा है, या सादिक इनको थ्रेट कर रहा है कि जो इस वक्त जिन्हें डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, पूरी कौम नाराज हुई, नैरेटिव आपने बदल दिया, पूरी जीत हुई जंग को आपने हार में बदल दिया, वो थ्रेट कर रहे हैं पूरे के पूरे। रीजन इमरान खान साहब हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि आपने किस वक्त आके कौन सी बात आपने टीवी पे कहनी है या नहीं कहनी है। जब वो सिग्नल ये ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद पोजीशन तो फायदा उठाएगी कि आप अपने ही उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वन पेज आपने उसके बाद कभी सुना इनसे वन पेज का लफ्ज? 1 महीने से ज्यादा हो गए, 2 महीने से इंटरव्यूज भी खत्म हो गया, गायब हो गया। हाँ, जैसे रियासत मदीना का जिक्र, उसके बाद उन्होंने चाइना का जिक्र शुरू कर दिया, तो ऐसे आजकल देखें बिल्कुल डिफरेंट जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। सो अब ये बातें वो समझ रहे हैं कि इस वक्त इनके हालात जो हैं, एंड कर्सी खान साहब क्यों नाराज हैं कि ख्वाजा आसिफ को आपने क्यों जितवाया है? मैंने तो पूरी कोशिश की, उम्र मेरी इसी में लग गया, ख्वाजा आसिफ को हमने नहीं जीतने देना। ये सारे सिग्नल अगर आप और मेरे जैसे उसको कामनर को समझ में आ रहे हैं कि एक ही टेबल पे नहीं है, एक पेज पे नहीं, तो इनको बेहतर समझ आ रहा है। सो उनका थ्रेट करना बनता है। अब आते हैं राज की तरफ, जो आप इतनी देर से सब्र करके बैठे हैं। सर, अगर ब्रेक के बाद वो राज आप बताएं। ये ब्रेक के बाद ये ब्रेक के बाद ये क्या राज है, इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन क्लास। अब वो कौन सा राज है जो रह गया है? अभी आपने देखा, कौन सा बम है जो आपने फोड़ना है, जो आपके ख्याल में वो इनके पास मौजूद है? वो आखिरी ट्रॉप कार्ड है। हालांकि आपने ब्रेक में बड़ी कोशिश की, मैं आपको बता दूं मैं कि पूरे के कौम के साथ शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी खबर थी जो पाकिस्तानी मीडिया में, इवन अवाम में, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो अननोटिस गई है मैं समझता हूँ। हालांकि वो बम शैल था, अगर आप मुझसे पूछें। मेरी बात हुई थी मोहम्मद जुबैर साहब से। इस वक्त सबसे ज्यादा राज अगर किसी के पास है ना सर, वो जुबैर साहब के पास। 7 घंटे की मुलाकात तो वही करके आए। 7 घंटे 2 मीटिंग में, 7 घंटे आज तक कभी नहीं हुई होगी किसी आर्मी चीफ की, DG ISI की। एक उनसे जुबैर साहब वो जो है 7 घंटे, और जितनी भी लड़ाई शुरू हुई है ये उन मुलाकातों के बाद हुई है। वैसे हमारे काफी साफी सोचते हैं 3-3, 4-4 घंटों की मुलाकातों का क्लेम करते रहते हैं। हमारे पास कोई जरिया नहीं कंफर्म करने का। वन की बात कर रहा हूं, 1 की 1 और 2 यस। पहली मुलाकात मेरा ख्याल अकेले हुई थी, दूसरी में DG ISI को बुलाया गया था, और उसमें खासी इनकी अगर आप देखें उनकी गुफ्तगू बहुत सारी जुबैर साहब ने बताई भी, और बहुत सारी उन्होंने नहीं भी बताई। और जुबैर साहब के पास बड़े राज हैं, वो एक एक करके पटोली अपनी उसमें से पटारी में से निकालेंगे, और ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं या उनके या सादिक साहब हैं, एक तो इनके कॉन्फिडेंस की मैं थोड़ी सी रीजन बता दूं। पहले 2 दिन आपने नोट किया होगा, पूरी पीम में नवाज डाउन थी, लेटी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको कवर अप इसको हम कैसे करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बकायदा उनको कॉल किया या सादिक साहब को, उनको और पूरी पार्टी को कहा गया है कि जनाब कि आप जो है ना, बिल्कुल कोई आपने बैकआउट नहीं करना, कोई माजरत नहीं करनी, कोई माफी नहीं मांगनी, ये नैरेटिव ऐसे ही रहेगा। उन्होंने आके एजाज सादिक साहब को बूस्ट किया है, पंप किया है। वो हमारे कहते हैं ना, हमारे सिर्फ पंप करना, उन्होंने पंप किया कि भाई सब खड़े रहें। साथ में मरियम नवाज साहब को भी कहा गया कि आपने इनके घर भी जाना है, इनसे मुलाकातें भी करनी है, और आपने इनको बैठ नहीं देना। एजाज सादिक साहब इतने बहादुर आदमी नहीं है, मैं इनको जानता हूँ 2002 के बाद। इनको स्पीकर बनवाने में भी चौधरी निसार अली खान साहब को बड़ा हाथ था। आप उस दिन कह रहे थे चौधरी निसार इज द मैन, के जिनको पता था ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में थे, मैं तो वहाँ कवर करता हूँ। मजाल इन्होंने कभी वहाँ पे कोई स्टैंड लिया हो बात के, और इस बात का चौधरी साहब को पता था कि ऐसा कमजोर आदमी ही
यहाँ पे सूट करेगा। तो ये बेसिकली चौधरी साहब के प्रोडक्ट हैं, जो मेरी इतलात है उस पर सारी चीज़। सो नोइंगली कि इनमें याद सादिक साहब के इनमें वो जान नहीं है कि इतना बड़ा केस या इतनी बड़ी चीज़ ये हैंडल कर सकते, वजन उठा सके, इतना वजन ये नहीं उठा सकते। जानते हैं उनसे, हमारी भी दुआ सलाम रही है, जो उनके करीबी लोग हैं सारे जानते हैं कि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अपने बोझ से बड़ा पत्थर उठा लिया उन्होंने, अब वो पत्थर उनके सर पे रख के जो बैठे हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब पीछे से लंदन से इनको हिदायत कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बिग थिंग क्या हो सकती है जो थ्रेट कर रहे हैं, और वो थ्रेट जा रही है उन पे। जब यहाँ पे आपको याद होगा एक्सटेंशन के लिए आया था, यहाँ पे बिल आया था, वो मुलाकात इमरान खान साहब क्या कहते थे आते जाते लोगों को, उन्होंने मेरा तो काम, इमरान खान साहब ने किसी से मुलाकात नहीं की थी ना, कि आप यहाँ पे जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए जब बिल आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये सारा मैनेज को इमरान खान ने नहीं किया था कि नवाज लीग ने भी वोट डाला उनको यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने भी डाला, वो सारे का सारा इमरान खान साहब से किसी से नहीं मिलते। वो तो आम मीटिंग, वो तो गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग के लिए नहीं मिल रहे, वो तो छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं मिलते, वो हर एक को आते हैं जिनका मसला है वो मिल लेंगे, जिनका प्रॉब्लम वो मिल लेंगे। यहाँ जुबैर साहब ने एक बात की है जो पाकिस्तान की आवाम ने, मीडिया ने उसको नोट नहीं किया या जानबूझ के इग्नोर किया, वटेवर। उन्होंने ये कहा, और मेरी खुद उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जनरल बाजवा साहब को वोट डालना एक्सटेंशन के लिए बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा। ये टीजर है उनका। इसके बाद आप समझ जाएं कि नेक्स्ट बिग थिंग उनके पास क्या है, कि कौन कौन से लोग उनसे मिलते रहे, उनको क्या क्या एश्योरेंसेस कराई गई थी कि अगर आप वोट डालते हैं, अगर आप हमें एक्सटेंशन देते हैं तो उसके बदले में हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। ये जुबैर साहब उन्हीं ही एश्योरेंसेस के ये फॉलो अप के लिए गए थे मिलने के लिए, 7 घंटे मुलाकातें होती रही थी कि भाई साहब हमने भी तो उस वक्त आपकी बिल्कुल जाके अपनी मतलब देखा जाए नैरेटिव खराब किया, हमारे तल्लुकात ठीक नहीं थे। आपने मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें निकाला गया, हमें जेलों में डाला गया, मुझे डिसमिस करवाया गया, और सब के सब ब्लेम उन्होंने उधर ही डाल दिया, पिंडीज बॉयज पे डाला। इसके बावजूद भी हमने जाके आपको पहले भी हमने 3 साल के लिए आर्मी चीफ हमने मुकर्रर किया, अब 3 साल बाद फिर हमने 3 साल के लिए दे दे, बदले में हमें इतनी सी भी नहीं मिल सकती खरायत, तो थोड़ी सी हमें बाहर जाने दें। और डिमांड क्या थी, इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी, अगर मुझसे पूछें इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी। इस मुल्क में इससे बड़े बड़े काम किए कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें, मरियम को जाने दें और न्यूट्रलाइज हो जाएं, ये उनके थे। 3 चीजें थी इनकी जो इन जुबैर साहब ने उनसे टेकअप की थी, और ये कहा था कि भाई साहब आप इतने क्यों पर्सनल हो गए। मतलब ये था, अब उनको वोट डालने के बाद ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, इनको ये तवक्को थी। और आपने देखा भी होगा दरमियान में बहुत सारी चीजें जो न्यूट्रलाइज भी हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उनको शहबाज शरीफ साहब जब बीमार हुए थे, कोरोना वगैरह हुआ था, तो उनको भी टेलीफोन किया था, चीफ साहब ने किया था, और उसी शाम इमरान खान साहब ने उनका मजाक उड़ाया था। ये छोटी छोटी चीजें होती, आप तो समझते हैं 30 साल आपने रिपोर्टिंग की हो कि ये छोटी छोटी चीजें जो ना ऊंट की कमर पे फिर आखिरी कोने को तिनका साबित हो जाता है। सो नेक्स्ट जो इनके पास राज हैं जो खोलने की धमकी दे रहे हैं, जिस वजह से इनको कोई नहीं पकड़ा और कोई इन पे केसेस नहीं हो रहे, सर वो पार्लियामेंट का वोट है कि उनसे कैसे अपटेन किया गया था, किन किन लोगों ने उनसे मुलाकातें की थी, कहाँ कहाँ पे मुलाकातें हुई थी, और क्या क्या एश्योरेंसेस दी गई थी, इन्होंने क्या करना था, उन्होंने क्या करना था, दोनों पार्टीज ने। ये वो राज हैं जो राना साहब आपको वो इसका नहीं बताना चाह रहे यहाँ का कि पार्लियामेंट में, वो तो जो बताना था बता दिया जाए सादिक ने, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो कोई राज नहीं है। बेसिकली वो कहते ना, कहना अपनी बेटी को और उसको सुनाना अपनी बहू को, तो वो हुकूमत को सुना के ना किसी और जगह पे वो मैसेज भेज रहे हैं कि भाई साहब अभी हमारे पास बहुत सारे राज हैं, हमें बहुत सारा पता है आपने क्या एश्योरेंसेस की थी। और ये कहना जुबैर साहब का ओपनली रिकॉर्ड पे मेरे से खुद बात हुई है, उन्होंने कहा भी एक और भी जगह उन्होंने इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा आप हमारा वोट डालना बहुत बड़ी गलती थी, उसका क्या मसला है, आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं सारे प्रोसेस को, सारी चीजों को। वो कहते ना डेविल इज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स बाद में देंगे। उन्होंने टीजर छोड़ा है और इसी वजह से आप देख लें 4-5 रोज हो गए हैं, ज्यादा हो गए, अयाज सादिक साहब जो है बिल्कुल डट के खड़े हो गए। ये मुझे हाथ लगा के दिखाएं, मेरे करीब आके देखें। साहब आज हमारे पास क्योंकि कैबिनेट की आपके पास भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है जो अब कैबिनेट में आ रहे हैं, मैं क्विकली इस पे हम जारी रखेंगे, कल और परसों इस की जाएगी। क्विकली 2 कमेंट जरूर करना चाहूँगा। वो आप सही कहते हैं कि ये इससे वो कंट्रोवर्शियल सारी एक्सटेंशन को बना देंगे, मगर जब ये बताएंगे कि हमारे से ये वादे किए थे, तो इनका ये जो ये नैरेटिव है ना कि हम एनआरओ नहीं मांगते, ये खुद भी फंसते हैं कि ये फिर एनआरओ की ये शर्त के ऊपर ही ये एक्सटेंशन वाला हुआ था। एक दूसरा ये है कि वो बिल्कुल ये एक 1 पेज पे आप जो कह रहे हैं कि आजकल ज़रा नहीं नज़र आ रहे,
वो दरारें नज़र आ रही हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि चौथी जब तक ऑप्शन नहीं नज़र आएगी तो जैसी कैसी भी है, ये तीसरी ऑप्शन जो है किसी ने बनाई है, कैसे बन गई है, खुद बन गई है, इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि पहली और दूसरी जिन हदूद को क्रॉस कर गए हुए हैं, फिलहाल उनकी वापसी जरा मुश्किल नजर आती है। भाई ये ऑन गोइंग, ये लंबी बहस है। तो मैं हिंट दे सकता हूँ, हाँ। थोड़ी इनसाइड खबरें ज्यादा नहीं देता सकता हूँ। गिलानी साहब की भी रिप्लेसमेंट आ गई थी सर, हाउस के अंदर से आ गई थी। इसके बाद ये मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी तोप चीज थे, जेएफ थंडर थे, वो भी माशाल्लाह 16 से बड़ी शहर थे, उनकी भी रिप्लेसमेंट आ गई। वैसे कल आप सो देयर आर ऑलवेज रिप्लेसमेंट होती है, मगर उसके बड़ा ये ज़हन में रखिएगा जो मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इवन मुशर्रफ को उन्होंने कहा जी किसी ना किसी को तो रखना है ना, फिर घूम फिर के गुजरात के चौधरी मिले थे, सो वो रखना। ये ना कहें कि उन्होंने कहा था ना जो वो खान साहब ने कि मेरे बगैर चला सकते हो तो चलाओ। इस पे कल और मैं आप जारी रखेंगे इस गुफ्तगू। मैं जरा क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों को ज्यादा चाहिए होती है, इतनी काफी आज के लिए काफी है कमेंट्री, तो मैं जरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड उस पे जा रहा हूँ कि आज ये हमने इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मगर ये जरा हमारी चली जाएगी कल जो है ना, ज़ाया चली जाएगी। कैबिनेट के अंदर जो है ना, बाकी आज वैसे कहते हैं कि छोटी थी, 3 घंटे थी। सो एक क्रेडिट तो है कि कैबिनेट इनकी बड़ी रेगुलरली होती है और डिस्कशन होती है। ये क्रेडिट पीटीआई का है, वो जो 8 महीने नहीं थी होती ठेके पे डार साहब को दी हुई थी ना, वो सिलसिला नहीं है। ये एक तारीफ है। पर आज की जो है ना, उसमें से हम बड़ा कोशिश करते हैं कि उसमें से नतीजा क्या निकला। तो 2 इशूज जो है ना, एक तो एक बड़ी लंबी चौड़ी इशरत साहब ने, उन्होंने टाइम टू टाइम के बाद ना एक अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है कि ब्यूरोक्रेसी को जो रिफॉर्म करने का जो है ना, उसके ऊपर प्रोग्रेस। तो शुरू में हमें कहा गया था कि 90 दिन के अंदर जो है ना, वो ये रिपोर्टें आएंगी, काम तैयार है, और उसके बाद यूँ रिफॉर्म वन आफ्टर अनदर शुरू होंगे। तो 2 साल बाद भी अभी ये ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अगले 5 साल पूरे ये पीटीआई के अगर ये कर भी गई तो ये कम अज कम इशरत साहब वाला काम ये नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली हमारी जो बाबू हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो सवाल ही नहीं पैदा। जिस तरह की हमें ये फिलर टाइम टू टाइम लीक्स करते रहते हैं कि जी 450-500 अफसरान की जो है ना, उनको रिटायर किया जा रहा है, उनकी लिस्टें बन गई हैं, इतने पुलिस के हैं, इतने डीएमजी के हैं, फिर छोड़ देते हैं कि ओहो हमने प्राइवेट सेक्टर से आएंगे और यूं करके वो फौज की तरह हम टाइम टू टाइम वो करेंगे। मिर्जा साहब आए थे, वही ना, जो प्राइवेट सेक्टर से आए थे ना, प्राइवेट सेक्टर से फैसला आए हुए हैं, इंडक्शंस होंगी, और बड़ा ज़बरदस्त प्लान बन गया है। तो वो प्लान ही है 20 साल से तो मुझे भी हो गए हैं इशरत साहब को ये सुनते हुए। हर गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन जो है वो एक आधी किताब और एक आधा पेपर लेके आ जाते हैं और वो ये पेश किया जाता है। उनकी भी रोज़ी चल रही है, हमारी भी दुकान है, मगर बहरहाल 3 घंटे की उस मीटिंग के अंदर जो लार्जली उस पर रही, कोई सब्सटेंटिव नहीं था। मैं और आप जिस पे शायद आप भी फोकस करना चाहते हैं, वो आज की वो है इशू है विच इज़ वेरी डियर टू आवर हार्ट। वो है कि हमारे गरीब किसान भाइयों को सपोर्ट प्राइस जो देनी है गंदम की, उसका इशू गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा कि फाइनली 1600 के ऊपर ही जो है ना, उन्होंने बात ख़त्म कर दी कि हम 1600 रुपये से नहीं बढ़ाएंगे। और सिंध वालों ने ये आप समझ लें कि अच्छी पॉलिटिक्स कर ली है या किसानों का भला कर लिया है या जो भी है, उन्होंने 2000 की सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, ये हमने 2-4 से जो बात हुई है, वो कहते हैं कि ये बड़ा ब्लफ मारा गया है, देखिए हर्ब नहीं होनी चाहिए और इनके पास पैसे ही नहीं है, ये दे ही नहीं पाएंगे, और जो है ये सारी पंजाब से वहाँ पे जाएगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा कि वो शिबली साहब को मैं सुन रहा था, बड़े समझदार सुलझे हुए आदमी हैं, पर आज उनकी 2 बातें थी जो है। एक उन्होंने कहा कि वो ना इससे वो महंगी गंदम स्पोर्ट प्राइस ज़्यादा रखी जाएगी तो महंगी होगी। तो मैं स्लाइटली थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करता हूँ कि जब गंदम ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती, लोग ज़्यादा उगाएंगे, ज़्यादा सपोर्ट प्राइस है तो किसान ज़्यादा उगाएंगे तो गोदाम भरे रहेंगे, तो वो आपका वो होगा, उससे मेरा शहरों में भी कम होगी। ये सिर्फ अर्बन रूरल का इतना मसला नहीं है, फिर उससे एक वाला वो है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोविंशियल जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का वो है नहीं, अभी वो रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह हमारे काफ़ी सारे दोस्त कर रहे हैं, अल्टीमेटली सूबे ने ही डिसाइड करना है कि उन्होंने कितना बना है। फिलहाल सिंध ने जो है ना
कम अज कम अवानी नब्ज का तो उनको एहसास है। ये जो है पीटीआई का मसला ये है कि इन्होंने जब तो देना ना अलीट को, बड़े पावर ग्रुप्स को, तो इतना बड़ा दिल होता है खान साहब का, ये 100 रुपया जी स्टॉक एक्सचेंज की वो कंपनियों को दे दो, ये जीआईडीसी में 200 अरब रुपया था या 300 अरब, छोड़ दो, इनको भी दे दो। जो आईपीपीस का आजकल वो हम कह रहे हैं कि उनका एफिशिएंसी ऑडिट करवा ले, उसके बगैर ना ये दीजिएगा, वो हीट आ रही है, इसलिए उसका वो जो रिपोर्ट भी आ गई हुई है वो पब्लिक नहीं हो रही और उसका फैसला नहीं हो पा रहा कि वो कैसा करना है। फलाना ग्रुप आ जाता है, वो बिजनेसमैन मिलते हैं, ये अभी एक्सपोर्ट की, अभी और एक्सपोर्टर्स थे, 2 साल से आप उनको फेवर दे रहे हैं, मगर वो बड़ी माइन्यूट सी एक्सपोर्ट के अंदर फर्क पड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, शायद महरकत और भी हैं उसके अंदर है, मगर लीड है ना, दे दो जो है, आज उनको बिजली भी मुफ्त दो, उनको फलाना चीज भी दे दो। जब देने होते हैं ना पैसे किसान को, गरीब आदमी को, वहां देखे ना वो रजाक दाऊद साहब आ जाते हैं कि वो उसके बाद बताएंगे कि कैसे ये शराफिया कैसे रोकती है प्राइम मिनिस्टर का कंपैशन को, क्या हो जाता है, क्यों गंदम की जो इमदादी कीमत है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन होगा अगला यूएस प्रेसिडेंट। साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आमिर साहब आप जी, मैं वाइंड अप कर दूं उसको कि ना सिर्फ कि इस साल ये बुरी खबरें चल रही हैं महंगाई के और ये गंदम चीनी की जो है, बुरी, इससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि मुझे लगता है ये अगले साल भी ऐसा ही जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही पेट्रोल के ऊपर भी तकरीबन जो है 30 रुपये लेवी लगी हुई है, बिजली के ऊपर 100 रुपये के पीछे 30 रुपये के ये टैक्सेस वेरियस इन्होंने डाले हुए हैं, उस पर डाल देते हैं। गैस भी वो कह रहे हैं लोड शेडिंग भी होगी और उसके रेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कपास का पहले ही जो है 8.5 उसके ऊपर आ गया है। फॉर एवरी 2 मिलियन पता चल ये कहा जाता है कि एक जीडीपी का 1% बढ़ता है। गंदम का जो अब नज़र आ रहा है कि ये 1600 रुपये की कीमत के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान में 26 रुपये माना है, 2600 रुपये माना है, तो ये रुक ही नहीं सकती। ये इंशाल्लाह इस साल भी और अगले साल ये इम्पोर्टेड वीट भी ये अफगानिस्तान जाती रहेगी, ये क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगले साल भी जाती रहेगी। दूसरा ये कि क्योंकि अब इन्होंने 2000 का रेट सिंध का आ गया है, तो जिनके पास गंदम पड़ी हुई है इस वक्त जहाँ भी पड़ी हुई है, उनको पता चल गया है कि 2000 रुपये का सपोर्ट प्राइस सिंध की तरफ से आ गई हुई है, तो उन्होंने अप्रैल में जो अब तक जो है ना इसको दबा के रखना, अब वो नहीं बेचेंगे, होर्डिंग होगी, इस होर्डिंग को रोक ही नहीं सकेंगे। सो ना सिर्फ के अभी बल्कि अगले साल भी तक भी जो है ना, मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये गंदम का मसला हल होता हुआ या चीनी का मसला हल होता है या कोई भी महंगाई का मसला हल होते हुए। क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ये? एक 2 चीजें हैं। आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब एंड कंपनी गंदम के इशू को सीरियस क्यों नहीं लेते। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, पढ़ी है स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज हैं, कल ले आऊंगा मैं, स्टोरी तैयार है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कैसे ये पिछले साल नवंबर तक ये गंदम बाहर भेजी जा रही थी। ये 6 महीने 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। अब 24 लाख मेट्रिक टन जो आ रही है, 24 लाख बहुत बड़ा फिगर है। ये कोई आम बात नहीं है जो रशिया से हम खरीद रहे हैं। 2-4 चीजें, एक तो किसानों ने कभी आपने देखा हो कि इन्होंने जाके इमरान खान साहब को कभी हॉस्पिटल का, पार्टी फंड का कुछ चंदा दिया हो? कभी आपने देखा किसी किसान इत्तेहाद को, मजदूर इत्तेहाद को, फलाने को? तो रजाक दाऊद साहब जैसे लोग देंगे, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन देंगे, यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां देंगी जिन पे 20-25 हज़ार रुपए के पिछले दिनों जुर्माने थे, सुना 5-6 करोड़ रुपए उन्होंने भी चंदा दे दिया है, तो बातें उनके आगे पीछे हो गई। भाई साहब, ये किसान जब तक जाके पार्टी फंड नहीं देंगे, कोई हॉस्पिटल का चंदा नहीं देंगे, इनकी नहीं सुनी जाएगी। ये बात जहन में रखने की है। बिजनेसमैन है, बिग लोग हैं, सब ने जाके इमरान खान साहब को पैसे हाथ में थमाए हैं। कोई एक मुझे किसानों का बंदा दिखा दे, जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं बात होगी, फिर रोना किस चीज का है? तो 10 लाख के मजमे में फिर जाएंगे, वो जाएंगे, वो कबूल है, वो नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा, आपने सिंध की बात की, सिंध बड़ा इंतहा स्मार्ट कार्ड प्ले कर रहा है, जो उन्हें खेलना भी चाहिए। ये 1400 रुपए जो पिछले साल प्राइस हुई थी, ये भी सिंध की वजह से हुई थी। खान साहब के पास एक समरी गई, वो भी कहेंगे, मैं ले आऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि भाई साहब मेहरबानी करें 75 रुपए बढ़ा दें।
खान साहब तो चाय नहीं पिलाते किसी को जब तक उन्हें कोई उसमें ना हो। ये मशहूर है, लोग उनके क्वालिटी बेस्ड आते हैं कि किसी को चाय नहीं पिलाते। हालांकि हमारे मेहमान नवाजी जो है बहुत बड़ी एक रिवायत है, वो कहते चाय भी नहीं पूछते और लोग इसी बात पे झूम जाते हैं, क्या बात है खान साहब चाय नहीं पूछते। उन्होंने 75 रुपये बढ़ा दिए, उन्होंने मैं तो नहीं बढ़ाता। उसका नतीजा क्या, सिंध में उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने 1400 रुपए कर दी। ये दौड़े गए, इन्होंने कहा हमने ना की तो हमारे खिलाफ ये पॉलिटिकल स्कोर हो जाएगा। इन्होंने उनके दबाव पे, मुराद अली शाह के दबाव पे इन्होंने 1400 कर दी। अब मुराद अली शाह ने मारा छक्का। पीपल्स पार्टी को दाद दें डिस्पाइट इट्स बीइंग क्रिटिक। पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स के अलावा किसानों के लिए पार्टी बड़ी अच्छी रही है हमेशा। वो ठीक है, बाकियों के लिए जो उन्होंने मार धाड़े किए, पैसे बनाए अपनी जगह पे, इन्होंने बाकी आके मुशर्रफ दौर के बाद, आपको याद होगा जब गिलानी साहब वजीर आजम बने, जरदारी साहब थे, ये 500 रुपए से इन्होंने सीधी आके उसको 1100 रुपए कर दी थी, जिसके बाद अगले 10 साल आपकी बम्पर क्रॉप हुई और आपने फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। एक तो किसानों के पास पैसा क्या है, आपके अर्बन सेंटर से रूरल एरियाज में क्या गुर्बत कम हुई है, और प्लस आपने अरबों डॉलर जो अभी लगा रहे हैं, 2-2.5 अरब डॉलर की मंगवा रहे हैं, गंदम जो है वो बचा इन्होंने। अब उन्होंने 1600 रुपए की है। ये फिर उन्होंने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आपकी ज्यादा गंदम जो है 70-80% से ज्यादा वो पंजाब में पैदा होती है, सिंध में नहीं होती। वहां 20%, 25% पैदा होते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनके पास तो पैसे नहीं होंगे प्रोक्योरमेंट के लिए, ओ भाई साहब उनके लिए इतना मसला नहीं है। ये 20, ये 25 आपकी परसेंटेज गंदम खरीदे, वो खरीद लेंगे। असल दबाव उन्होंने आप पे डाल दिया है। आप 1600 रुपए रखेंगे यहाँ पंजाब में, तो उनको तो बैठे बिठाए वहां से मिलना शुरू हो जाएगी। ये सारी को आप पंजाब के अंदर सिंध में जाएगी। आप तीसरी बात है कि जनाब KPK के जरिए ये स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे हैं। सर ऐसे नहीं है, ये स्मगलिंग रोकना नहीं चाहते, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत बड़े इनकी पार्टी के अपने लोग हैं KPK के, जिनके इसमें इंटरेस्ट है कि गंदम यहाँ पंजाब से आती रहे, ये आगे अफगानिस्तान बेचते रहे। सो वो नहीं लगा, इन्होंने बॉर्डर सील नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ये करते थे, बॉर्डर सील करते थे, और जितनी KPK को चाहिए होती थी ऑफिशियली तौर पर उनको, वो कहते ना हम प्रोविंस लेवल पे प्रोवाइड करते थे, और वो गंदम स्मगल नहीं हो सकती थी। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ भी बुजदार साहब बैठे हुए हैं, उधर भी वहां पे एक बुजदार प्लास साहब बैठे हुए हैं, वहां पे महमूद खान साहब बैठे हुए हैं, जिनको चिट्टा बुजदार कहते हैं, निक नेम उनके वजीरों ने दिया हुआ है। सो उन्होंने बॉर्डर खुले रखे, जहां से सारी गंदम ले जो अफगानिस्तान ले, बलूचिस्तान का बॉर्डर भी है, वो भी है, वो ले गए। इनकी ज्यादती देखें, मैं आपको सब डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, आमिर साहब ये कैबिनेट में पेश हुए हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे नजर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ये पढ़ के भी ना, तो यहाँ पे कैबिनेट के कुछ वजीरों को शर्म आनी चाहिए थी, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, ये इनका कंसर्न भी नहीं है, इशू नहीं है। इसमें इन्होंने आके प्रपोजल मांगी थी सर इनसे सूबों से कि आप हमें बताएं इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। इनको बलोचिस्तान ने कहा है कि प्राइस जो है, हमारी महंगाई बहुत बढ़ गई, हमारा किसान दबाव में है, आप मेहरबानी फरमाएं इसको 1700 रुपए पे लेके जाएं। इवन पंजाब ने कहा है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन गंदम की, ये पेपर्स में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा 1650 रुपए हमें पर मन पड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको शर्म नहीं आती किसान को, उसके बाद आप उसको 50 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं? जरा अंदाजा करें। बिजनेसमैन के लिए जो इनके डोनर्स हैं, जो इनको पैसा खिलाते हैं, जो इनको हॉस्पिटल्स को देते हैं, इनके खर्चे उठाते हैं, इनका लाइफस्टाइल आके अफोर्ड करते हैं, उनके लिए बिलियंस ऑफ रुपीस के पैकेजेस हैं। कह रहे हैं कि पंजाब ने 1670-80 कही थी, तो ये हम सब्सिडी 70 की दे रहे हैं, तो मोरलेस पंजाब की मान ली सब। वो 1650 तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है गंदम का, एक मानू गाने के लिए। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनका लिखा हुआ है। अच्छा, इवन KPK ने कहा 1700 रुपए करें, आपको बलूचिस्तान कह रहे हैं 1700 रुपए करें, आपको ये पंजाब कह रहे हैं 1650 रुपए करें, जो कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं। आप उनको 50 रुपए दे रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी डट गई कि हम इनको नहीं देंगे, और वहां पे बैठे इमरान खान साहब की आप उनकी बात, जुल्म देखें, ज्यादती देखें। रशिया से सर, ये मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी शरायत पे, रशियन की शरायत में भाग जाए। पता है उन्होंने क्या शर्त रखी है इनके साथ? ये फिर मैं आपको कल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कैबिनेट में पेश हुए हैं वहां पे। उन्होंने भाग जाए, दौड़ जाए, हम आपको ये गंदम नहीं बेचते, अपनी शरायत पे बेचेंगे। और साथ उन्होंने शर्त रखी है वहां के, भाई साहब अगर हमसे गंदम खरीदनी है, रेट हमारा होगा, प्लस ये जो इंटरनेशनल टेंडर आप देते फिर रहे ना, टेंडर भी नहीं देंगे ताकि मार्केट की प्राइसेस खराब नहीं हो। हमसे लेना है, ये टेंडरिंग, ये मेंडरिंग बंद करें, अपनी दुकान बंद करें, फिर हमारे पास है, मर्जी का रेट देंगे। नहीं लेनी, तुर्की हमसे ले रहे, इजिप्ट ले रहे, जॉर्डन ले रहे, और उनके किसानों ने उन्होंने पूरी गंदम की कीमतें बढ़ा दी। जब उनके पास ऑर्डर्स गए जो होने सप्लाई और उसका डिमांड का, मतलब हमें शर्म नहीं आती, 2 अरब डॉलर हम उनको दे रहे हैं, या 2 अरब डॉलर या वट प्राइस दे रहे हैं। फखर इमाम की बजाय डिसाइड रज़ाक दाऊद साहब कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब फखर इमाम की है, डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट जो हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो रज़ाक दाऊद। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार शुगर जो मंगवाई जा रही है बाहर से, उसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार को 1 पॉइंट अगर मैंने किसी बंदे को पकड़ना होगा कौन जिम्मेदार है, वो आपका अब्दुल-रज़ाक दाऊद है। इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के देख लें आप उसके FIR की पढ़ लें, या जो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। आप लोगों को उस वक्त में रज़ाक दाऊद साहब साइड पे बैठे, इस मुल्क में जुल्म देखें, शेख रशीद जैसे लोगों को देखें, अपनी 4600 सीसी गाड़ी लेकर साइड पे हो गए।
आप उसको जुल्फी बुखारी को देखें, अपनी उन्होंने 4800 सीसी गाड़ी अलहदा ले ली है, उनके मसाइल ही नहीं है, इश्यूज नहीं है, लेकिन किसान को सिर्फ 50 रुपए हमने देना है, उसके लिए भी लड़ाई चल रही है सर वहां पे। ये वो जालिम लोग हैं, ये जकूटे जिन हो हमारे ये मतलब ब्यूरोक्रेसी हो या उनसे बड़े हमारे सियासी जकूटे हों, रशियन किसान को ये $2 अरब के करीब देने को तैयार है। 24 लाख टन आ रही है इस मुल्क में गंदम, और पिछले साल नवंबर तक हम ये बाहर भेज रहे थे। इससे बड़ा स्कैंडल आ सकता है पाकिस्तान में कि यार 6 महीने पहले आपने हमें ये कहा है कि गंदम सरप्लस है, उनको आपने फ्रेट आपने सब्सिडी दी, सारी गंदम आपने बाहर भेज दी है उनके। अच्छा हाँ, रेट में लास्ट की बता दूं, जो रशिया से गंदम आ रही है उसका एग्जैक्ट रेट बता रहा हूं सर, वो आपका 1900 मेरा ख्याल 76 रुपए बनता है। रशियन को आप 1900 या 2000 रुपए पर मन देने को तैयार हैं। अपने किसान के लिए ये 600 मीटिंग ऑफिसियल कर चुका है, उस पर रजाक दाऊद साहब फटा डाल चुके हैं, शेख रशीद साहब पहाड़ पे चढ़ गए कि नहीं मैं तो बढ़ने नहीं दूंगा भाई साहब, क्योंकि मैंने 1 लाख वोट लेना है यहाँ से। इमरान खान साहब को गौर करना पड़ेगा, गरीब किसान को भी कुछ पैकेजेस देने पड़ेंगे, उनके लिए कुछ आसानियां करनी पड़ेंगी। टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।